विद्यालय कैसे आते हो? सुप्रभात दादी माँ, मैं बहुत उदास हूँ। आप कोई कहानी सुनाइए ना। सुप्रभात बच्चों। कहानी? अरे किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हो तुम? दादी माँ, आज कोई अलग सी कहानी सुनाइए। हमें अपने बारे में कुछ बताइए ना। दादी माँ, क्या आप अपने विद्यालय के बारे में बताएंगी? ओह, मेरे विद्यालय के बारे में? अरे बेटा, वह तो बहुत पुरानी बात है। मुझे अपना विद्यालय आज भी अच्छी तरह याद है। मेरा विद्यालय था तो बहुत छोटा, पर बड़ा ही सुंदर था। दादी माँ, आपने किस कक्षा तक पढ़ाई की थी? मैंने? अरे बेटा, मैं तो बस 5वीं कक्षा तक ही पढ़ सकी। केवल 5वीं कक्षा तक? क्यों दादी? आप इससे आगे क्यों नहीं पढ़ सकी? यह एक दुख भरी कहानी है बेटा। उस वक्त लड़कियों को अधिक पढ़ाया नहीं जाता था। बहुत छोटी उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। मगर अब जमाना बदल गया है। लड़कियों को भी लड़कों के समान ही समझा जाता है। उन्हें भी विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हाँ दादी माँ, मैं बहुत मेहनत से पढ़ूंगी। विद्यालय की शिक्षा पूरी करने के बाद मैं महाविद्यालय में भी पढ़ने जाऊंगी। हाँ मीनू, जरूर पढ़ना बेटी। जरा बताओ तो, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? दादी माँ, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं अपने गांव के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगी और पास के गांव के लोगों का भी। बहुत अच्छे मीनू बिटिया, यह तो बहुत सुंदर विचार है। तुम्हें खूब पढ़ने और डॉक्टर बनने में हम पूरा सहयोग देंगे। चीनू, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं सोचता हूँ कि मैं बड़ा होकर अध्यापक बनूं। मैं अपने गांव के सभी लोगों को पढ़ाऊंगा और आसपास के गांव के लोगों को भी लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। लेकिन कभी सोचता हूँ कि पुलिस अफसर बनकर बुरे लोगों को पकड़ूं। मुझे कुछ पक्का पता नहीं दादी माँ। ठीक है चीनू, जब थोड़े और बड़े हो जाओगे तब तय कर लेना। पर दोनों ही विचार अच्छे हैं। तुम अध्यापक या पुलिस अफसर कुछ भी बन सकते हो। दादी माँ, हम आपके विद्यालय के बारे में बातें कर रहे थे। क्या आपका विद्यालय भी हमारे विद्यालय जितना ही दूर था? नहीं चीनू, तुम्हारा विद्यालय तो घर के बहुत पास है, मगर हमारा विद्यालय हमारे घर से बहुत दूर था। गांव से बहुत दूर? कितनी दूर दादी माँ? बहुत दूर। हमारे गांव के पास एक नदी थी और हमारा विद्यालय नदी के उस पार था। नदी के उस पार? हे भगवान, आप विद्यालय कैसे पहुंचती थी? जरूर आप नाव से नदी पार करती होंगी। हाँ बेटा, कभी-कभी हम नाव से भी नदी पार जाया करते थे। मगर हमारे गांव में एक ही छोटी सी नाव थी और उसका मालिक अक्सर अपनी नाव लेकर मछलियां पकड़ने जाया करता था। आप तो उस दिन छुट्टी मना लेती होंगी। आप घर वापस आ जाती होंगी। नहीं चीनू, मैं कभी विद्यालय की छुट्टी नहीं करती थी। मुझे विद्यालय जाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं सदा विद्यालय में उपस्थित रहती थी। पर दादी माँ, अगर नाव ही नहीं होती थी
तो आप विद्यालय जाने के लिए नदी कैसे पार करती थीं? अरे, मैं और मेरे साथी तैर कर नदी पार कर लेते थे। तैरकर? फिर तो आप भीग जाती होंगी। आपकी किताबें भी गीली हो जाती होंगी। हाँ मीनू, हम गीले तो जरूर हो जाते थे, मगर हमारी किताबें कभी भी गीली नहीं हो पाती थी। हम अपनी किताबों को प्लास्टिक की थैली में डालकर अपने सर पर बांध लेते थे और फिर तैरकर नदी पार कर लेते थे। अरे वाह दादी माँ, इसमें तो बहुत मजा आता होगा। तैरो और विद्यालय जाओ। हाँ चीनू, मैं पूरी भीगी हालत में ही विद्यालय पहुंच जाती थी। अरे, सर्दी के मौसम में तो ठंड के मारे बुरा हाल हो जाता था, पर हाँ, अच्छा भी लगता था। दादी माँ, हमारे अध्यापक ने हमें बताया था कि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री भी तैरकर विद्यालय जाया करते थे। उन्हें भी विद्यालय पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी। हाँ मीनू, बिल्कुल ठीक। वे बहुत महान व्यक्ति थे। वे विद्यालय जाने के महत्व को समझते थे। इसीलिए अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी वे हर रोज विद्यालय जाते थे। दादी माँ, ऐसा करना आसान तो नहीं होता होगा। जब कभी नाव वाला नहीं होता था तो आपको भी तैरकर विद्यालय जाना पड़ता था। बिल्कुल ठीक मीनू, विद्यालय जाना बहुत जरूरी होता है। यह बहुत कठिन था, फिर भी हमें विद्यालय जाने में बहुत मजा आता था। हम सभी मित्र मिलकर विद्यालय जाते थे और बहुत कुछ नया सीखते थे। अगर आप पढ़े लिखे ना हो तो लोग आपको मूर्ख बना सकते हैं। देखो, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं सब कुछ अच्छी तरह पढ़ लिख और समझ सकती हूँ। आप सचमुच बहुत अच्छी हैं दादी माँ। अरे, ये कौन आ रहे हैं? अरे, यह तो पानू है। साथ में मौसी भी है। आइए मौसी, आइए। नमस्ते। नमस्ते पानू। नमस्ते दादी। नमस्ते राधा बेटी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी, तुम तो बहुत दिनों बाद आए हो। तुम अंदर जाकर मीनू की माँ से मिलकर बातें करो। हाँ, मैं अंदर जाकर मीनू की माँ से मिलती हूँ। आओ पानू, चीनू मीनू के पास बैठो। दादी माँ, आप चीनू मीनू को क्या बता रही थी? मैं इन्हें अपने विद्यालय के बारे में बता रही थी और बता रही थी कि हम विद्यालय कैसे जाते थे। पानू, तुम भी बताओ, तुम विद्यालय कैसे जाते हो? हमारा विद्यालय तो नदी के उस पार है। हम पुल पार करके विद्यालय जाते हैं। अरे पानू, तुम्हें मेरी तरह तैर कर नहीं जाना पड़ता। नदी पर तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया पुल बना है। हाँ दादी माँ, मुझे तैरकर नहीं जाना पड़ता। मुझे तो बस पुल ही पार करना होता है। हाँ, अब मुझे याद आ रहा है कि कुछ सालों बाद हमारे गांव की नदी पर भी पुल बन गया था। उसके बाद हमें भी तैर कर नहीं जाना पड़ता था। बस पुल पार कर हम विद्यालय पहुंच जाते थे। ओह, तो आपके गांव की नदी पर भी पुल बनाया गया था? क्या आपके गांव का पुल भी हमारे गांव के पुल की तरह ही लोहे का बना था? नहीं पानू, हमारे गांव की नदी पर तो बांस का पुल बनाया गया था। बांस का पुल?
तो यह लोहे के पुल से भिन्न होता है। तो पुल भी अलग अलग तरह के होते हैं। हाँ चीनू, पुल कई प्रकार के होते हैं। मुझे पता है, कुछ पुल पानू के गांव के पुल की तरह ही लोहे के बने होते हैं। दादी माँ के गांव की तरह कुछ पुल बांस से बने होते हैं और कुछ पत्थर, सीमेंट या बजरी के मसाले से। दादी माँ, मुझे एक अलग किस्म का पुल भी याद आ रहा है। याद है, पिछले साल हम ऋषिकेश गए थे। ऋषिकेश? यह कहाँ है? पानू, मैं तुम्हें मानचित्र में दिखाऊंगा। देखो, यह रहा उत्तराखंड। यह उत्तर भारत का एक राज्य है। मुझे उत्तराखंड मालूम है। मुझे यह भी पता है कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। बिल्कुल ठीक पानू, ऋषिकेश भी उत्तराखंड में ही है। क्या यहाँ निशान लगा देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूँ। तो यह ऋषिकेश है। तो तुमने ऋषिकेश में क्या देखा? वहाँ हमने एक अलग ही किस्म का पुल देखा। वह बहुत लंबा था और बस लटक रहा था। उस पर बहुत सारे लोग चल रहे थे। उसके नीचे गंगा नदी बह रही थी और वह पुल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने ऐसा झूलता पुल कभी नहीं देखा। मैं अपने पिताजी से कहूँगा कि वे हमें यह पुल दिखाने ऋषिकेश लेकर जाएं। यह जरूर बहुत अच्छा होगा। मीनू, मुझे बताओ। मीनू, अब तुम बताओ कि तुम और चीनू विद्यालय कैसे जाते हो? हमारा विद्यालय तो ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम पैदल ही चले जाते हैं। क्या तुम्हारे विद्यालय में सभी लोग पैदल आते हैं? नहीं पानू, हमारा दोस्त साहिल दूर रहता है, इसलिए वह साइकिल से विद्यालय आता है। उसके पिताजी उसे साइकिल पर बैठाकर छोड़ने आते हैं। पानू, पिछले दिनों हमारा ममेरा भाई चंपक यहाँ आया था। तुम जानते हो, वह बता रहा था कि वह ऊंट पर बैठकर विद्यालय जाता है। वह ऊंट पर बैठकर विद्यालय जाता है? मगर क्यों? पानू, क्योंकि चंपक राजस्थान में रहता है। राजस्थान? चीनू, क्या तुम मुझे मानचित्र दिखाओगे? मैं राजस्थान देखना चाहता हूँ। यह यहाँ है। यह राज्य ही राजस्थान है। यह देखो, राजस्थान की राजधानी जयपुर। चंपक का गांव भी राजस्थान में ही है, इसीलिए चंपक ऊंट पर बैठकर विद्यालय जाता है। वाह, ऊंट पर बैठकर विद्यालय जाने में तो बड़ा मजा आता होगा। ऊंट की सवारी में मजा तो आता है। ऊंट पर बैठो तो सारा शरीर बुरी तरह से हिलता रहता है। मगर दादी माँ, हमारे गांव की तरह वे बैलगाड़ी में बैठकर विद्यालय क्यों नहीं जाते? नहीं चीनू, हम मैदानी इलाकों में रहते हैं। यहाँ बैलगाड़ी आसानी से चल सकती है, परंतु राजस्थान का इलाका रेगिस्तान है, जहाँ रेत होती है और बैलगाड़ी के पहिए रेत में धंस जाते हैं, इसलिए वहां बैलगाड़ी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऊंट की टांगे लंबी और पतली होती हैं। वह रेत पर आसानी से चल सकता है,
इसीलिए वहां के लोग आने जाने के लिए ऊंट का ही प्रयोग करते हैं। तो विभिन्न स्थानों पर यातायात के अलग-अलग साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए पहाड़ों पर रहने वाले बच्चे घोड़े पर बैठकर विद्यालय जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने चीनू। पहाड़ों के रास्ते ढलान वाले होते हैं। इन ढलानों पर लोग फिसल सकते हैं, लेकिन घोड़ों के पैर बड़े सधे होते हैं जो इन ढलानों पर आसानी से चढ़ उतर सकते हैं। लेकिन वहां पहाड़ों पर रहने वाले कुछ ही लोग घोड़ों का प्रयोग करते हैं। क्यों दादी माँ? घोड़े की पीठ पर बैठकर सर पर दौड़ लगाना तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा, अच्छा तो जरूर लगता है, परंतु हर रोज घोड़े से जाना बहुत महंगा पड़ता है। वैसे पहाड़ों पर रहने वाले बच्चे बहुत साहसी और स्वस्थ होते हैं। वे बड़ी आसानी से पैदल ही पहाड़ों पर चढ़ उतर कर विद्यालय चले जाते हैं। मीनू, तुम्हें अपने चचेरे भाई दीपक के बारे में याद है जो शिमला में रहता है? शिमला? शिमला कहाँ है? शिमला शहर हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। पानू, एटलस में देखो, यह है हिमाचल प्रदेश। यह भारत के उत्तरी भाग में है। देखो, यह शिमला है। यह शहर राजधानी है। हमारा चचेरा भाई दीपक शिमला में ही रहता है। वह वहीं विद्यालय में पढ़ता है। उसका घर भी पहाड़ के ऊपर है। प्रतिदिन विद्यालय पहुंचने के लिए उसे पथरीला रास्ता पार करना पड़ता है। हाँ, उसने बताया था कि उसका विद्यालय बहुत दूर है, हमारे विद्यालय के मुकाबले बहुत दूर। हाँ, पहाड़ों पर प्रतिदिन चढ़ने उतरने में उसे मुश्किल तो जरूर होती होगी। उसे घर से विद्यालय पहुंचने में समय भी अधिक लगता होगा। फिर भी इतनी कठिनाइयां होने पर भी वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। चीनू, तुम्हें याद है वह कहानी जो हमें उस दिन हमारी अध्यापिका ने सुनाई थी? कहानी? कैसी कहानी मीनू? मुझे कहानियाँ पसंद हैं। क्या तुम मुझे भी वह कहानी सुनाओगी? हाँ पानू, यह कश्मीर के एक लड़के और उसकी बहन के बारे में है। वे लद्दाख में लेह नामक स्थान पर रहते हैं। लद्दाख में लेह? पहले मुझे एटलस में यह स्थान भी देखने दो। लद्दाख जम्मू और कश्मीर राज्य में है। हाँ पानू, यह जम्मू और कश्मीर है। लेह यहाँ है। देखो, यह हिमालय पर्वत की गोद में है। वहाँ तो बहुत ठंड होती है। प्रतिदिन विद्यालय पहुँचने के लिए उन्हें बर्फ से ढकी सड़क पर चलना पड़ता है। सच में वहाँ जमा देने वाली सर्दी होती है। ओह हाँ, वहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है। पैदल चलकर विद्यालय जाना सच में बहुत ही कठिन होता है। फिर भी लेह के बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। हमारी अध्यापिका ने बताया था कि वे बर्फ की गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। विद्यालय के रास्ते में वे खेलते और गाते हुए जाते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। और जब कभी बर्फ उनके कपड़ों के अंदर चली जाती है तो बर्फ झाड़ने के लिए कूद कूद कर नाचने लगते हैं।
वे जरूर मीनू की तरह नाच सीख रहे होंगे। बच्चों, क्या तुम्हें पता है, गुजरात में कुछ जगहों पर बच्चे जुगाड़ पर बैठकर विद्यालय जाते हैं। दादी माँ, पहले मैं गुजरात को एटलस में देखना चाहता हूँ। अरे, यह यहाँ है। इसका आकार तो बड़ा अलग सा है। हाँ पानू, यह भारत के पश्चिम में है और देखो, यह है गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी है। तो दादी माँ, आपने क्या कहा था? गुजरात में उनके पास क्या है? जुगाड़। यह जुगाड़ क्या होता है? जुगाड़ एक प्रकार की छोटी सवारी है। चीनू, यह यातायात का एक साधन भी है। ओह, यह यातायात का एक साधन है। यह कैसा दिखता है दादी माँ? यह किस चीज से बनता है? मीनू, जुगाड़ कई पुरानी चीजों व कबाड़ को जोड़कर बनाई गई एक गाड़ी होती है। पुरानी चीजें? इसका मतलब यह पुराने लोहे और बेकार चीजों से बनाई गई गाड़ी है। हाँ मीनू, जुगाड़ पुराने और फालतू सामान से बनाया जाता है। मगर दादी, जुगाड़ का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? लोग इसका प्रयोग सामान ढोने के लिए करते हैं। हाँ, कुछ बच्चे तो इसमें बैठकर विद्यालय भी जाते हैं। चलते हुए ये फट 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 की बहुत तेज आवाज करता है। बच्चे इस जुगाड़ में बैठकर हंसते गाते विद्यालय जाते हैं। सच में, जुगाड़ में बैठकर विद्यालय जाने में उन्हें बड़ा मजा आता है। सच में जुगाड़ में बैठने में बड़ा मजा आता होगा दादी माँ। मैंने जुगाड़ पर एक कविता बनाई है। क्या आप ये सुनना चाहोगे? जुगाड़ फट फट कबाड़ से बनता, जुगाड़ फट फट शोर करता, चलता फट फट पहुँचता है विद्यालय झटपट। जुगाड़ फट फट, जुगाड़ फट फट। यह तो बहुत बढ़िया कविता है मीनू। तुमने बहुत जल्दी से कविता बना ली। हमारे मित्र जीतू ने भी विद्यालय जाते समय बहुत मजे किए हैं। वह कुछ समय पहले ही हमारे गांव में रहने आया है और उसने हमारे ही विद्यालय में दाखिला लिया है। उसने हमें बताया था कि वह जहाँ पहले रहता था, वहाँ विद्यालय कैसे जाया करता था। उसका विद्यालय कहाँ था? वह कैसे जाता था? मीनू भूल गई? जीतू और उसके मित्रों को विद्यालय जाने के लिए जंगल पार करना पड़ता था। विद्यालय जाने के लिए जंगल पार करना होता था? मुझे तो जंगल से बहुत डर लगता है। लेकिन उन्हें जंगल पार क्यों करना पड़ता था? क्योंकि उनके अपने गांव के आसपास कोई विद्यालय नहीं था। जंगल के दूसरी तरफ ही एक विद्यालय था। इसीलिए हर रोज विद्यालय जाने के लिए उन्हें जंगल पार करना पड़ता था। लेकिन जीतू और उसके मित्र बड़ी सतर्कता से जाते थे। इतनी परेशानी के बावजूद भी वह और उसके मित्र रोज विद्यालय जाते थे। उन्होंने कभी विद्यालय से छुट्टी नहीं की। देखो बच्चों, नियमित रूप से विद्यालय जाना बहुत जरूरी है। देखो, कुछ बच्चे जंगल पार करके जाते हैं, कुछ कठिन पहाड़ी रास्तों पर चलकर जाते हैं, कुछ को तो बर्फ भरी सड़कों पर चलना पड़ता है और कुछ को नदी पार कर जाना पड़ता है। मगर फिर भी पूरे देश के बच्चों को
विद्यालय जाना अच्छा लगता है। हाँ दादी माँ, हमें मालूम है कि विद्यालय जाना बहुत जरूरी है। मैंने एक किताब में अपने पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा था। वे भी नदी पार कर विद्यालय जाया करते थे। एक बार तो उन्हें परीक्षा देने के लिए नदी को तैरकर पार करना पड़ा। फिर भी वे प्रतिदिन विद्यालय जाते थे। उन्होंने मेहनत की और बड़े आदमी बने। मीनू, हमारे गांव में बिजली ही नहीं है। हम तो रात के समय दीपक जलाकर उसकी रोशनी में पढ़ते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है पानू। अनेक समस्याओं के होते हुए भी तुम्हें अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, तभी तुम जीवन में बड़ा काम कर सकते हो। बच्चों, अब तो तुम्हें भूख भी लगी होगी। मैं तुम सबके लिए कुछ पूरियां बना देती हूँ। तुम लोग पूरियां खाकर कुछ समय खेल लेना। ठीक है दादी माँ, फिर तो मजा आएगा। मित्रों, तुम्हारा विद्यालय तुम्हारे घर से कितना दूर है? तुम विद्यालय कैसे जाते हो? हम तो हर रोज विद्यालय जाते हैं। तुम सबको भी प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। क्या तुम्हें विद्यालय जाने में मजा आता है? ठीक, विद्यालय में खूब पढ़ो लिखो। देश के विभिन्न भागों में बच्चे अलग अलग तरह से विद्यालय जाते हैं। क्या हम पता लगाकर सही मिलान करें? राजस्थान, ऊंट, मैदानी भाग, बैलगाड़ी या साइकिल, केरल, नाव, हिमाचल प्रदेश, पथरीले रास्ते, गुजरात, जुगाड़, झारखंड, जंगल के रास्ते,
उत्तर भारत की पहाड़ियाँ, बर्फ में चलकर, नदी पार के विद्यालय, पुल पार करके, राजस्थान, ऊंट, मैदानी भाग, बैलगाड़ी या साइकिल, केरल, नाव, हिमाचल प्रदेश, पथरीले रास्ते, गुजरात, जुगाड़, झारखंड, जंगल के रास्ते, उत्तर भारत की पहाड़ियाँ, बर्फ में चलकर, नदी पार के विद्यालय, पुल पार करके, दोस्तों, क्या तुम उत्तर पर निशान लगाने में बज़ की मदद करोगे? तुम्हें ऊंचे स्वर में उत्तर देना है। पुराने समय में लड़कियां विद्यालय नहीं जाती थीं, अधिक पढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता था। ऊपर लिखे दोनों उत्तर। अधिक पढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता था। बच्चे विद्यालय जाते हैं, समय खराब करने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए, पुल बनते हैं लोहे से, सीमेंट से, बांस से, रस्सी से, ऊपर लिखी सभी वस्तुओं से।
ऊपर लिखी सभी वस्तुओं से। पुल बन सकता है पानी पर, सड़क पर, पर्वतों के बीच, ऊपर लिखे सभी स्थानों पर। ऊपर लिखे सभी स्थानों पर। हमारे देश में बच्चे विद्यालय जाते हैं साइकिल से, पैदल, बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी से, पेट्रोल व डीजल के वाहनों से। ऊपर लिखे सभी तरीकों से। ऊपर लिखे सभी तरीकों से। पुराने समय में लड़कियां अधिक पढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता था। बच्चे विद्यालय जाते हैं नई चीजें सीखने के लिए। पुल बनते हैं लोहे से, सीमेंट से, बांस से, रस्सी से, पुल बन सकता है पानी पर, सड़क पर, पर्वतों के बीच, हमारे देश में बच्चे विद्यालय जाते हैं साइकिल से, पैदल, बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी से, पेट्रोल व डीजल के वाहनों से। क्या तुम निम्न प्रश्नों के उत्तर सही या गलत में दोगे? बच्चों को नई चीजें सीखने के लिए विद्यालय जाना चाहिए। सही। लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजना चाहिए। गलत। बच्चों को उनकी छोटी सी गलतियों के लिए भी विद्यालय में सजा मिलनी चाहिए। गलत। गलतियों का एक ही इलाज है,
सजा। गलत। बच्चों को स्वयं अनुशासन सीखना चाहिए। सही। लड़कियों के साथ लड़कों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। सही। आओ अब खाली स्थान भरने में तितली की मदद करें। पर्वतों पर रहने वाले बच्चों को विद्यालय पहुंचने के लिए पार करना पड़ता है। पर्वतों पर रहने वाले बच्चों को विद्यालय पहुंचने के लिए पथरीला रास्ता पार करना पड़ता है। लोहे, सीमेंट, बांस या रस्सी से बनाए जाते हैं। पुल लोहे, सीमेंट, बांस या रस्सी से बनाए जाते हैं। जुगाड़ से बनाया जाता है। जुगाड़ बेकार सामान से बनाया जाता है। राजस्थान में कुछ बच्चे पर बैठकर विद्यालय जाते हैं। राजस्थान में कुछ बच्चे ऊंट पर बैठकर विद्यालय जाते हैं। केरल में कुछ बच्चे द्वारा विद्यालय जाते हैं।
केरल में कुछ बच्चे नाव द्वारा विद्यालय जाते हैं। बैलगाड़ी के पहिए होते हैं। बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं। पर्वतों पर रहने वाले बच्चों को विद्यालय पहुंचने के लिए पथरीला रास्ता पार करना पड़ता है। पुल लोहे, सीमेंट, बांस या रस्सी से बनाए जाते हैं। जुगाड़ बेकार सामान से बनाया जाता है। राजस्थान में कुछ बच्चे ऊंट पर बैठकर विद्यालय जाते हैं। केरल में कुछ बच्चे नाव द्वारा विद्यालय जाते हैं। बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं। दोस्तों, अब कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। तुम अपने मित्रों से भी चर्चा कर सकते हो। तुम उत्तर अपनी पुस्तिका में भी लिख सकते हो। तुम विद्यालय कैसे जाते हो? क्या तुमने कभी पुल देखा है? क्या तुम्हारे घर के पास कोई पुल है? वह किस चीज से बना है? क्या तुमने नाव देखी है? जहां तुम रहते हो, क्या वह बैलगाड़ी होती है? क्या तुम बैलगाड़ी का चित्र बना सकते हो?
क्या तुम्हारे विचार में लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजना सही है? क्या तुम्हें विद्यालय में सजा दी जाती है? तुम्हारे विचार में क्या विद्यालय में बच्चों को सजा दिया जाना ठीक है? तुम्हारे विचार में क्या बच्चे स्वयं को अनुशासित कर सकते हैं? फिर मिलेंगे। अलविदा दोस्तों।